अब जुड़ रहे हैं एबेकस म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ रिसर्च और इन्वेस्टमेंट संजय दोशी। संजय जी, गुड मॉर्निंग। संजय जी, ये जो मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में एक ब्रेकडाउन भी दिखाया लेकिन लोअर लेवल से रोज रिकवरी भी दिखाई, वो क्या एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है या फिर थोड़ा सा एक अनईजी फीलिंग आ रही है मार्केट को लेकर इस समय? आपका क्या व्यू है अभी? अनुज जी, आपको, आपके टीम को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने अभी कहा कि कुछ दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रही है, इंट्राडे वोलेटिलिटी, और काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हमने देखी है। तो इसको हम थोड़ा-सा लॉन्ग कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो सितंबर 2025 से हमने देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। जीडीपी ग्रोथ से लेके अर्निंग्स ग्रोथ में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा सितंबर 2025 के नंबर में, दिसंबर 2025 के नंबर, और अभी जो मार्च के क्वार्टर के जो नंबर आए वो भी अपेक्षा से थोड़े बेटर ही आए हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की, ये काफ़ी दर्शाई गई है नंबर्स के थ्रू। जीडीपी ग्रोथ इम्प्रूव हो चुका है करीबन 7% के करीब, और अर्निंग्स ग्रोथ जो करीबन 2-3% पे था, वो लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि ब्रॉडर लेवल पे 13 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ, और मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा बेटर आया है। तो ये स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑब्वियसली जो वेस्ट एशिया क्राइसिस जो हमने मार्च से देखा है, उसका एक परिणाम ये है कि तेल के भाव करीबन 30-35% बढ़ चुके हैं, करेंसी में करीबन 4% की गिरावट आ चुकी है। तो इसका थोड़ा सा नियर टर्म में जीडीपी पे इम्पैक्ट आएगा, अर्निंग्स ग्रोथ पे भी आएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट महीने जब मैं आपके साथ जुड़ा था, कि फोर्थ क्वार्टर के नंबर फिर भी ठीक रहेंगे, बट 1Q FY27 के नंबर्स में हमें थोड़े से प्रेशर दिखेंगे, खास करके मार्जिन्स पे। हमने देखा है कि इस क्वार्टर के नंबर चाहे अच्छे थे, लेकिन आगे की जो एस्टिमेट है उसमें करीबन 2 से 3% की कटौती हुई है। हमारा ये मानना है कि 1Q में इसका पूरा इम्पैक्ट दिखेगा, और हम आशा करते हैं कि तब तक ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के जो नेगेटिव्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे जून तक। होपफुली ये क्रूड की जो अनसर्टेनिटी है वो बेटर हो जाएगी, जो हमारे इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके परिणाम में जो मेजर्स हम सुन रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से लेने वाले हैं, शायद फ्लोज भी इम्प्रूव हो जाएंगे, खास करके जब हमारे वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, करीबन 18 टाइम फॉरवर्ड हो चुके हैं एट ब्रॉडर इंडेक्स लेवल। तो ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि एक क्वार्टर का शायद पेन है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट जैसे मार्केट थोड़ा लंबा देखता है, इन्वेस्टर्स थोड़े 2-3 साल के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो भारत की इकोनॉमी करीबन 7% ग्रोथ के साथ और 12 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ के साथ हमारे वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं। तो हमारा ये मानना है कि फ्रॉम अ 3-4 ईयर पर्सपेक्टिव निवेशकों को बने रहना चाहिए, और स्मॉल एंड मिड कैप में शायद बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से। संजय जी नमस्कार। अब हम आपका व्यू बड़ा कंस्ट्रक्टिव है और इसी कंस्ट्रक्टिव व्यू में मैं सबसे पहले सबसे ऊपर उसी स्पेस को रखूंगा जिससे ये लाजमी है कि हम चर्चा शुरू करें, एंड स्पेशली व्हेन जब कल आरबीआई पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। आप कैसे देख रहे हैं? आई मीन इस क्राइसिस का एक इम्पैक्ट पड़ा क्रूड पे। क्रूड ने डोमेस्टिक क्रूड पेट्रोल डीजल प्राइसेस को, अगर आप देखें, गैस प्राइसेस को बढ़ावा दिया। और एक चीज़ ये, इसके बाद मतलब बैंक्स में आपका आउटलुक क्या है ना? और बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज में सेटल्ड हैं। पीएसयू बैंक्स में मूव अच्छा आए थे लेकिन वो भी ट्रिम हुए। किस पे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं आप इस वक्त, प्राइवेट पे और पीएसयूज पे, या फिर कुछ एनबीएफसीज पर? अगर आप इस पूरे रेट सेंसिटिव्स के सबसे ऊपर वाले खेमे को थोड़ा सा एनालाइज करें तो। आपने सही तरीके से दर्शाया सिचुएशन को। एक एफआईआई का जो सेलिंग है वो काफ़ी फाइनेंशियल स्पेस में ज़्यादा रहा है, क्योंकि उनकी ओनरशिप ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने जो लास्ट 3-4 महीने के जो एफआईआई फ्लोज देखे हैं जो नेगेटिव है काफ़ी, $15 बिलियन करीबन मार्च में थे, और अप्रैल में करीबन $5 बिलियन नेगेटिव रहे हैं। तो जहाँ पे उनका होल्डिंग ज़्यादा है वहाँ पे उन्होंने भारत में जो वेट कम किया है, तो उसका परिणाम हमने देखा है। अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ, गवर्नमेंट और आरबीआई की बात करूँ, तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि असेसमेंट हो रहा है कि जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा। हमारा व्यू है कि करीबन 0.5% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली हम ये मानते हैं कि ये जो क्रूड का जो अनसर्टेनिटी है और जो रुपी पे जो प्रेशर है, वो करीबन 1 आध महीने में स्टेबलाइज हो जाएगा, और क्रूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
70-80 या उसके नीचे आ जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। तो 0.5% का जीडीपी इम्पैक्ट हो सकता है। बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है, जो दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी में जो स्ट्रेंथ है, जो डिमांड है, वो अभी भी काफ़ी स्टेबल है। क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी लो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, बट स्टेबल रह सकते हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं फाइनेंशियल्स में, चाहे आप पीएसयू ले या प्राइवेट बैंक्स ले। कुछ एनबीएफसी में काफ़ी बड़ी रिकवरी हो सकती है अगर डिमांड रिकवरी हमने देखी है एमएसएमई और ओवरऑल हाउसिंग साइड में। प्लस ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स में हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ बैंक्स और पीएसयू प्राइवेट के भी नहीं, बट ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस में ब्रॉडर फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस से लेके मार्केट पार्टिसिपेंट्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी रह सकती है। ओके, ये जो पावर ट्रांसमिशन स्पेस है इसमें ज़बरदस्त रैली हो रही है। हिताची, जी वर्नोवा, सीजी पावर जैसे स्टॉक्स, ये यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं क्या, और क्या भी होगा इन स्टॉक्स पर? देखिए, पावर में काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल्स की तरफ, सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबली। और जो डेटा सेंटर का जो स्पेशल डिमांड है आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन, इसका भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है इफेक्ट। पावर टीएनडी में ओवरऑल ग्लोबली हमने देखा है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है। सभी कंपनीज, सभी ग्लोबल कंपनीज, इंडियन कंपनीज के ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। करीबन 2 से 3 साल का व्यू उन्हें मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रांग ग्रोथ। बट एक कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केपेक्स काफ़ी लाइट रहता है, और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी कंपनी यहाँ पे बड़ा केपेक्स कर रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स या 3 इयर्स नया कैपेसिटी आ जाएगा, जिससे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने आज देखी है पावर टीएनडी स्पेस में इन पर्टिकुलर, वो शायद ही रिपीट होगी ओवर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स। तो वो थोड़ा कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर में है। जैसे हम आपने हमारे पोर्टफोलियो के बारे में कहा कि हमारे पास भी 1-2 स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में। अबैकस फ्लेक्सी कैप में इन पर्टिकुलर देयर आर 1 और 2 नेम्स जो हम ये थीम खेल रहे हैं, बट हम थोड़े कॉशियस है कि क्या हम वैल्यूएशन पे कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं, हम ऐसे स्टॉक्स ले जहां पे हम पावर टीएनडी के साथ कुछ और सेगमेंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो रेलवेज हो, या सेमीकॉन हो, या कोई और भी एक कॉम्बिनेशन मिले, ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे ओवर अ पीरियड ऑफ साइकिल। अच्छा संजय जी, कल आईटी में एक बार फिर से बड़ा कोलैप्स था। 5% का कोलैप्स, एरियाज डाउन। कल का एसेंचर का फैक्टर था, है ना, उसके बाद एसेंचर के डाउनग्रेड्स। आप लोगों ने अपनी पोजीशनिंग आईटी पे कैसी रखी है इस वक्त? देखिए, आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 30% डाउन है। लास्ट 6 महीने में करीबन 20-22% का करेक्शन आ चुका है। और इसका एक बड़ा पहलू है जो टेक सेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं। तो अबैकस में हम बहुत ही एक यूनिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, जिसे हम मीट्स फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसका एक पहलू हम इवेल्युएट करते हैं कि नियर टर्म इवेंट्स है या स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो कोई इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमारे व्यू में आईटी स्पेस में जो टेक का जो जेन एआई से लेके जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत फास्ट पेस्ड है, और इसका इम्पैक्ट आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज पे रहेगा। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल इनका चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और डिलीवरी मॉडल। नियर टर्म कॉस्ट प्रेशर भी आएंगे, क्योंकि आपको ये बेनिफिट पास करने पड़ेंगे कस्टमर को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए कॉस्ट लगेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से स्टेबलाइज होता है। नियर टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, और मे बी 2-3 क्वार्टर के बाद हमें थोड़ी बेटर आइडिया मिलेगी कि कौन सी कंपनीज बेटर पार्टनर कर सकते हैं ये बड़े प्लेयर्स के साथ। नया जो टेक इवोल्यूशन हो रहा है वर्ल्ड में, उसमें किस तरह से इनकी भागीदारी रहेगी, और उन विनर्स पे हम शायद फोकस कर पाए। बट नियर टर्म अनसर्टेनिटी रहता है, और जब हमने देखा है कि सेक्टर में अनसर्टेनिटी हो तो मल्टीपल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है, और वही फिलहाल हो रहा है इंडियन आईटी सर्विसेज के साथ। अर्निंग्स डाउनग्रेड अभी आएंगे, बट वैल्यूएशन पहले ही कंप्रेस हो जाता है। तो हम काफी कॉशियस है। हमारे पोर्टफोलियो में हम बहुत ज्यादा अंडरवेट है आईटी सर्विसेज पे, और जो भी आईटी एक्सपोजर है वो करीबन प्रोडक्ट कंपनीज पे है, जहाँ पे ये रिस्क कम है। चलिए, अच्छा, इस समय संजय जी आपके हिसाब से बड़ी थीम क्या है? जैसे पिछले 3-4 साल में कुछ थीम्स निकली, डिफेंस निकली, ईएमएस निकली, अभी पावर ट्रांसमिशन निकली। कोई ऐसी बड़ी थीम जो आपको लग रहा है अगले 3-4 सालों में
बड़ी बन सकती है? श्योर। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजम्पशन एक बड़ी थीम रहेगी और प्रीमियम कंजम्पशन हमारे व्यू में जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होता है। हमने देखा है कि एक लेग के बाद एक बड़ा स्पाइक आता है प्रीमियम कंजम्पशन पे, तो ये बड़ी थीम हो सकती है। दूसरा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है। हम करीबन 14-15% ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग में है और गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये करीबन 25% तक जाए। एक्चुअली ये ज़रूरी भी है, द काइंड ऑफ टेक इवोल्यूशन जो हो रहा है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज पे इम्पैक्ट आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैन्युफैक्चरिंग को पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, जैसे रिन्यूएबल की तरफ या डेटा सेंटर से लेके सेमीकॉन मैन्युफैक्चरिंग से की तरफ जो चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पे भारत ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है कैपिटल सब्सिडी और पीएलआई के थ्रू। तो ये एक बड़ा थीम हो सकता है। हमारा मानना है कि नेक्स्ट 10 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी थीम होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी यूनिक आइडियाज़ हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं जो ये नए सेक्टर्स की तरफ होगा, इंक्लूडिंग केमिकल वैल्यू चेन और पूरा सप्लाई चेन पे हम फोकस कर रहे हैं। संजय जी, ऑटो पे आपका टेक क्या है इस वक्त? और थोड़ा सा अगर आपकी प्राइस डैमेज तो हुआ है, आई मीन अच्छे स्टॉक्स इस स्पेस में अगर आप देखें, लेकिन एमएनएम इस दौर की लोएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल टाटा मोटर पीवी ने अच्छा किया है। आपका झुकाव थोड़ा सा ईवी की तरफ बढ़ा है क्या? देखिए, ऑटो की डिमांड काफ़ी स्टेबल रही है। इनफैक्ट ये स्पेस में काफ़ी सपोर्ट रहा है। टू व्हीलर्स में काफ़ी रिकवरी हमने देखी है। जो गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल बाय टैक्स कट और जो जीएसटी रैशनलाइजेशन से भी जो बेनिफिट मिला है, प्लस जो गवर्नमेंट सोशल स्कीम्स पे स्पेंड करती है, उससे काफ़ी इनकम लेवल पे इम्प्रूव होता है। और एट एंट्री लेवल ये बेनिफिट देखा है हमने। जो आप कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे थे जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो हायर एंड डिमांड है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, प्लस हो सकता है मॉनसून इस साल काफ़ी अच्छा ना हो, थोड़ा सा एवरेज से कम हो, तो जिस कंपनीज का एक्सपोजर उस स्पेस में होगा वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर हो सकता है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि डिमांड काफ़ी स्टेबल रहेगी। 5 से 10% का ग्रोथ हमें दिखेगा मोस्ट ऑफ द ऑटो डिमांड साइड पे। काफ़ी कंपनीज में मार्जिन्स भी स्टेबल रहेगी, या अगर मेटल्स के भाव स्टेबल रहेंगे तो यहाँ से इम्प्रूव भी हो सकते हैं। ऑटो एंक्स एक अच्छा स्पेस हमें लग रहा है जहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है अक्रॉस कंपनीज, अक्रॉस सेगमेंट्स, और यहाँ पे उनको एक ग्लोबल सप्लाई चेन में भी बेनिफिट मिलता है। तो हम ऑटो एंक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ऑटोज में सिलेक्टिव रहे हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आगे बढ़